आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने पाकिस्तान स्टील के चेयरमैन हक नवाज अख्तर का हाथ पकड़कर उन्हें तो दलदल से निकाल लिया था, लेकिन उनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम से, जिसमें पाकिस्तान टाइम्स में चीफ एडिटर के नाम से शाये होने वाली नाम निहाद तहकीकी रिपोर्ट भी शामिल थी, पाकिस्तान स्टील की जो बदनामी हुई उसका मुदावा करने वाला कोई न था। गहरी नजर रखने वालों ने तहकीकी रिपोर्ट का झूठ तो उसके एक जुमले से पकड़ लिया था, लेकिन छापने वालों ने न तो इस रिपोर्ट की तरदीद शाये की और न इसके झूठा होने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान स्टील की शोहरत को दागदार बनाने वाले ऐसे कई वाक़यात इसकी तारीख का हिस्सा हैं, और तो और इसके लिए जगह के इंतखाब पर भी एक अरसे तक ले दे होती रही और अपने अपने ज़ाविये से जिसने जो जी चाहा कह डाला। पाकिस्तान स्टील के क़याम के बारे में तफसीली रिपोर्ट सन 1971 में तैयार हुई थी, जिसमें इसके लिए कराची पोर्ट के नज़दीक बुलेजी के मुकाम का इंतखाब किया गया था, जो कराची की मशहूर साहिली तफरीगाहों हॉक्स बे और सेंट स्पिट के दरमियान वाक़ है। रिपोर्ट पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भुट्टो साहब ने अपने कलीदी वजीर जे रहीम पर डाल दी थी, जो बंगाली थे और जिन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर लिखा था और जिनसे बादशाह भुट्टो साहब की अनबन का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। जे रहीम ने कराची शहर की बढ़ती हुई आबादी, सनती फैलाव और फिजाई आलूदगी का जायजा लेने के बाद यही बेहतर समझा कि इसे शहर से कुछ फासले पर ज़ेरे तकमील बंदरगाह बिन कासिम के करीब तामीर किया जाए। उनके इस फैसले पर बहुत अरसे तक ऊधम मचा रहा, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि वज़ीर आज़म का ताल्लुक क्योंकि सिंध से है, इसलिए स्टील मिल को कराची से दूर कर दिया गया। हालांकि बिन कासिम का कराची से फासला सिर्फ 36 मील था और पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की अक्सरियत का ताल्लुक तब भी कराची से ही रहा, जिन्हें 3 शिफ्टों में बिन कासिम लाने ले जाने के लिए सैकड़ों बसों और कोचों का बर्री बेड़ा दिन रात मुतहर्रिक रहता था। पाकिस्तान स्टील के क़याम पर एक एतराज़ लाहौर में पाकिस्तान स्टील के उन डीलरों के इज्तिमा के दौरान भी उठाया गया, जो चेयरमैन पाकिस्तान स्टील हक नवाज अख्तर से मुलाकात के लिए एक होटल में जमा हुए थे। इस इवेंट की कवरेज के लिए अल हदीद के एडिटर के तौर पर मैं भी अख्तर साहब के साथ था। डीलरों से खिताब के बाद सवाल जवाब के दौरान एक डीलर ने चौंका देने वाला ये सवाल कर दिया कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसका हक बनता था कि पाकिस्तान स्टील जैसा बड़ा फौलाद कारखाना यहाँ लगाया जाए, इसे पंजाब में क्यों नहीं लगाया गया? इस पर अख्तर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था, बरादरम, मेरा ताल्लुक भी सरगोदा से है, मैं आपसे ज़्यादा पंजाबी हूँ, मैं भी स्टील मिल पंजाब मुंतकिल करना चाहता हूँ। आप एक मेहरबानी करें, समंदर पंजाब में ले आए, दूसरे दिन मैं स्टील मिल पंजाब ले आऊँगा। ये जवाब सुनकर सब हंस पड़े थे। इस पर अख्तर साहब ने मज़ीद वजाहत करते हुए बताया था कि स्टील मिल के साथ 2 और अल्फाज भी आते हैं।
کوسٹل بیسڈ، جو بولے نہیں جاتے لیکن اس کے نام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ان کا مطلب ہے ساحل سمندر پر واقع۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اسٹیل کے لیے ساحل سمندر پر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ خام لوہے اور کوئلے سمیت اس کا لاکھوں ٹن خام مال سمندر کے راستے بحری جہازوں سے آتا ہے۔ ڈیلر نے یہ سوال شاید اس لیے بھی اٹھایا تھا کہ پاکستان اسٹیل کی مصنوعات کی زیادہ تر کھپت پنجاب میں تھی، جہاں یہ مصنوعات استعمال کرنے والی زیادہ تر صنعتیں واقع تھیں۔ اسی لیے پاکستان اسٹیل کے ڈیلروں کی بڑی تعداد کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ ان کے لیے پنجاب میں سمندر نہ ہونے کے باعث پاکستان اسٹیل کو پنجاب لانا تو ممکن نہ تھا، البتہ اپنی مرضی کے مطابق پالیسیاں بنوانے کے لیے وہ پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ پر اثر انداز ہونے کی ہر ممکن کوشش ضرور کیا کرتے تھے، جو ایک قدرتی بات تھی۔ اگلی قسط میں جانیے پاکستان اسٹیل نے اقتدار کی کشمکش کے لیے جوڑ توڑ میں ڈیلروں اور سپلائرز کے گروپ بھی شریک تھے۔